चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखो, इस चैप्टर के जो हम लॉन्ग क्वेश्चंस देख रहे थे, आज फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 देखना है हमें। आपके टेक्स्ट बुक साथ में रखो। फाइनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13। अब इस क्वेश्चन में एक पॉइंट नया शुरू होता है कि अब यहाँ क्वेश्चन से हमें कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करंट अकाउंट भी बनाना है। अभी तक जितने क्वेश्चन किए उसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही था। अब आपकी टेक्स्ट बुक में देखो, उसमें बैलेंस शीट में बैलेंस दिए हुए हैं कैपिटल अकाउंट का भी और करंट अकाउंट का भी। जब भी ये दोनों बैलेंस दिए हुए हो ना, तो कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट हमें तैयार करना है। ठीक है, तो इसलिए अगर सबसे पहले अकाउंट तैयार करें ना, इसमें देखो 3 पार्टनर हैं, ए और बी 2 पार्टनर्स हैं और उन्होंने न्यू पार्टनर सी को एडमिशन दिया है। तो उसके रिलेटेड अकाउंट तैयार करते हैं। पहले एक रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, ये 2 अकाउंट। अब इसमें कैपिटल अकाउंट सिर्फ शॉर्ट ही बनेगा, करंट अकाउंट थोड़ा बड़ा बनाएंगे। चाहिए तो एक ही पेज पे आप तीनों बना सकते हो, आधे पेज पे रीवैल्यूएशन, फिर जो है वो 3-4 लाइन में कैपिटल, बाकी का करंट। कैपिटल और करंट में खाली फर्क ये रहेगा कि कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 2 ही एंट्री आएगी। एक जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है उसकी एंट्री यहाँ कैपिटल अकाउंट में करेंगे। न्यू पार्टनर कैपिटल ला रहा है तो वो कैपिटल अकाउंट में, और जो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ होता है ना टेक्स्ट बुक में, बस वो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल लिखना है। एक न्यू पार्टनर का कैपिटल और एक ओल्ड पार्टनर का कैपिटल, सिर्फ ये 2 ही एंट्री कैपिटल में लिखेंगे। बाकी सब एंट्री करंट अकाउंट में जाएगी, बाकी सभी एंट्री करंट अकाउंट में। मतलब कुछ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है और कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कोई कुछ लेके आया लेके गया, ये सब चीज़ें करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में खाली 2 ही एंट्री आती है, एक न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेकर आ रहा है और एक जो पुराने पार्टनर का कैपिटल मेंटेन है वो। बराबर, ये सिर्फ 2 चीज़ें, बाकी सब चीज़ें करंट अकाउंट में लिखेंगे। तो इसलिए कैपिटल अकाउंट छोटा ही बनाते हैं 3-4 लाइन का, बाकी करंट अकाउंट बनेगा। फिर उसके बाद कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, इतना अकाउंट तैयार होंगे ना, आप भी बुक में तैयार कर लो। तो उसके हिसाब से फिर सम शुरू करें कि जैसे एडजस्टमेंट वाइज हम शुरू करते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट देखें कि सी विल ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल फॉर हिज 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट and 5,000 as his share of goodwill in cash. Out of goodwill, half amount is to be withdrawn by old partner. यहाँ पे 3 चीज़ें हैं ना, कि एक तो न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है, फिर गुडविल भी लेकर आ रहा है, और जितनी गुडविल लेकर आ रहा है उसमें आधी गुडविल पार्टनर ले जाएंगे। ऐसा है। ठीक है, 3 चीज़ें हैं, तीनों की अलग अलग एंट्री करेंगे। पहले जो है वो कैपिटल की एंट्री, कि वो 20,000 कैपिटल ला रहा है फॉर इज 1/5 शेयर। ठीक है, वो तो 1/5 शेयर दिया हुआ ही है ना, ऊपर देखो न्यू रेशियो दिया हुआ है 3:1:1। तो उसके हिसाब से सी का शेयर कितना हुआ, 1/5 हुआ ना, वो खाली मेंशन है। तो वो कैपिटल तो 20,000 की लेकर आ रहा है, तो उस कैपिटल की एंट्री करेंगे। कैपिटल की एंट्री कैपिटल में ही करेंगे। एक वो कैश लेकर आ रहा है तो एक कैश के डेबिट में और दूसरा कैपिटल के क्रेडिट में। बराबर ना, एक खाली एक कैपिटल की एंट्री यहाँ पर, बाकी और कुछ भी वो लेके आएगा ना तो वो सब एंट्री यहाँ करंट अकाउंट में करेंगे, खाली कैपिटल की एंट्री कैपिटल में करेंगे। बराबर ना, ध्यान रखना ये। तो 20,000 कैपिटल ला रहा है तो पहले तो कैश के डेबिट में लिखते हैं, कैश के डेबिट में लिखते हैं सी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट 20,000, और कैपिटल के क्रेडिट में लिखते हैं, यहाँ पर भी टू और बाय लिखकर ऊपर एक लाइन छोड़कर वो लिखेंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, और सी में लिखेंगे 20,000। बराबर, ये सी कैपिटल लेकर आया उसकी एंट्री। अब उसके बाद वो गुडविल लेकर आया है 5,000 की गुडविल। तो पता है ना, वो गुडविल लेकर अगर आता है कोई भी न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आए तो उसे फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो में ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। याद है ना, हर गुडविल की एंट्री वैसे ही करते हैं ना। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, वो अब करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ध्यान देना, अब कैपिटल में कुछ नहीं, अब करंट अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसीलिए पहले अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पहले हमें ढूंढना होगा सैक्रिफाइस रेशियो। उसके लिए ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो दिए हुए हैं। देखो टेक्स्ट बुक में ऊपर दिया हुआ है ना, ओल्ड रेशियो 4:1 है और न्यू रेशियो 3:1 है। तो उसके हिसाब से पहले सैक्रिफाइस ढूंढना पड़ेगा ना। वो यहाँ रफ में फाइंड करें कि यहाँ पर 3 पार्टनर हैं ए बी और सी, उनका ओल्ड रेशियो अगर कहें तो वो 4:1 है, और न्यू रेशियो अगर कहें तो 3:1:1।
तो उसके हिसाब से अगर सेक्रीफाइस फाइंड करें पहले कि सेक्रीफाइस ऑफ ए का सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइस की फॉर्मूला आती है ना ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड माइनस न्यू में ओल्ड रेशियो है 4, 4/5, 4 और अपॉन 5, माइनस न्यू रेशियो है 3, 3/5। बराबर, यहाँ तो नीचे 5 5 सेम ही है तो भले डायरेक्ट माइनस कर दो, 4 - 3 1, 1/5। बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी ठीक है। और फिर बी का सेक्रीफाइस ढूंढे, सेक्रीफाइस ऑफ बी। तो बी का सेक्रीफाइस ओल्ड रेशियो है 1, 1/5, 1/5 और न्यू रेशियो है 1, वो भी 1/5, 1/5 माइनस 1/5 0। ये तो जीरो आ गया है इसमें, मतलब अगर बी का सेक्रीफाइस जीरो है तो वो कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, उसे कुछ भी मिलेगा नहीं। तो मतलब जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना वो खाली ए को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बी को कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर अगर सेक्रीफाइस ढूंढते वक्त तो कुछ जीरो आ जाए तो इसका मतलब उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जो वो 5000 गुडविल लेकर आ रहे हैं न्यू पार्टनर, वो जो हम दो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो उस दो में से इसको कुछ नहीं मिलेगा, उसका जीरो आया, तो पूरे ही 5000 इसको मिल जाएंगे, ए को मिल जाएंगे। अरे ध्यान, ये नई चीज आई ना इसमें कि भाई पूरे 5000 फिर इसको मिल जाएंगे। तो वैसे एंट्री करें, 5000 गुडविल लेकर आ रहा है कैश में, तो एक तो कैश के डेबिट में लिखते हैं, कैश के डेबिट में लिखते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल। न्यू गुडविल लाता है तो प्रीमियम ऑफ गुडविल अमाउंट लिखेंगे 5000, 5000 लेकर आ रहा है, और वो गुडविल फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम कैपिटल में नहीं, डिस्ट्रीब्यूट करंट में करेंगे। यहाँ पर टू और बाय लिखते हैं, ऊपर एक लाइन छोड़कर यहाँ पर लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल। ये 5000 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उसमें बी का तो जीरो आ गया, मतलब पूरे 5000 खाली ए को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसको ही दे देंगे पूरे 5000 इसके लिए, ये 5000। बराबर, बी को कुछ भी नहीं मिलेगा उसमें। आया ध्यान, ये गुडविल की एंट्री भी हो गई ना। और गुडविल की एंट्री के बाद उसके बाद दिया हुआ है साथ में उसी एडजस्टमेंट में कि आउट ऑफ गुडविल हाफ अमाउंट इज टू बी विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। जितनी गुडविल है उसमें से आधी गुडविल वो घर पे लेके जा रहे हैं। अब गुडविल मिली ए को, तो उसमें से आधी गुडविल लेकर जाएंगे वो घर पे एज अ ड्राइंग। ये पहले भी आया था एक बार, बरोबर ना, कि ड्राइंग की तरह आधी गुडविल घर पे लेके जा रहे हैं। तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं, यहाँ क्रेडिट में लिखा ना भाई इसको 5000 मिले, घर पे लेकर जा रहे हैं तो वो उसे डेबिट में लिखेंगे। डेबिट में लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट करके, ड्राइंग्स अकाउंट करके लिखेंगे भाई उसकी आधी गुडविल लेकर जा रहे हैं, तो 5000 का आधा 2500, 2500। और घर पे ले जा रहे हैं कैश में, तो उसकी दूसरी एंट्री कैश में होगी, कैश के क्रेडिट में। कैश के क्रेडिट में लिखेंगे, वहां पर भी लिख सकते हैं कि ड्राइंग अकाउंट ब्रैकेट में ए, भाई ए लेकर जा रहा है, वो कितना लेकर जा रहे हैं 2500। बराबर, ये गुडविल की एंट्री हो गई ना कि भाई इन्हें इतनी गुडविल मिली, उसमें से आधी गुडविल वो घर पे लेके जा रहे हैं, बी को तो कुछ मिला ही नहीं, उसमें एंट्री नहीं होगी। आ रहा है ध्यान, ये पहला एडजस्टमेंट क्लियर हो गया ना, कैपिटल भी और गुडविल भी। फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया, अब उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट देखें। उसमें दिया हुआ है वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 10% एंड वाइल द फर्नीचर एंड स्टॉक डिक्रीज बाय 5%। ये दो अलग अलग हैं, तो इसमें भी पहले लैंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय 10%, तो उसमें 10% प्लस करेंगे ना। लैंड बिल्डिंग कितने हैं 35,000 के हैं, तो उसमें 10% प्लस हो जाएगा। और लैंड बिल्डिंग कहाँ लिखते हैं, एसेट्स में, वहां पे लिखें कि लैंड बिल्डिंग 35,000 है, 35,000 दिया हुआ है, और उसमें प्लस इंक्रीज करेंगे 10%, मतलब 3500, तो बाहर हो जाएगा 38,500, 38,500 ये लैंड बिल्डिंग। और ये इंक्रीज हुआ तो वो फायदा हुआ 3500 का, वो फायदा फिर कहाँ लिखते हैं, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। कुछ भी फायदा हो तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। यहाँ पर टू और बाय, तो क्रेडिट में लिखेंगे यहाँ पर लैंड बिल्डिंग, वो कितना 3500 का, 3500 का बेनिफिट ये। बरोबर, ये भी हो गया ना। और उसके साथ दिया हुआ है कि फर्नीचर और स्टॉक डिक्रीज बाय 5%, फर्नीचर 5% कम हो रहे हैं और स्टॉक भी, तो दोनों अलग अलग करेंगे। पहले फर्नीचर 30,000 है, उसमें से 5% उसका कम हो रहा है, तो फर्नीचर भी यही लिखते हैं एसेट्स में।
कि फर्नीचर 30,000 है और माइनस डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज 5% मतलब 1500 हो जाएगा, 1500 डिक्रीज तो बाहर कितना बचेगा 28,500, 28,500 बचेगा और ये डिक्रीज हुआ, नुकसान हुआ तो उसे रीवैल्यूएशन के डेबिट में, डिक्रीज हो रही है अगर वैल्यू मतलब नुकसान हो रहा है तो डेबिट में लिखते हैं। यहाँ डेबिट में लिखेंगे कि फर्नीचर उसमें नुकसान हुआ 1500 का, ये 5% के हिसाब से, और स्टॉक में भी 5% कम हो रहे हैं तो स्टॉक कितना है 15,000, उसमें भी 5% जाएंगे तो स्टॉक भी यहीं लिखें कि स्टॉक 15,000 का है और माइनस डिक्रीज 5%, तो इसके 5% होते हैं 750, तो 15,000 में से 750 जाएगा तो 14,250 बचेंगे, 14,250 बराबर। और ये स्टॉक में भी नुकसान हुआ ना 750 का तो उसे भी रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे, यहाँ पे लिखें डेबिट में कि स्टॉक 750 रुपीज बराबर, फर्नीचर स्टॉक, ये दोनों क्लियर हो गए हमारे। फिर थर्ड वाला एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 35,000 विच इज टू बी शोन इन द बुक्स, के इन्वेस्टमेंट 35,000 के हो गए वो मेंशन करने हैं। तो पहले इन्वेस्टमेंट कितने हैं, पहले इन्वेस्टमेंट 25,000 के हैं, वो इंक्रीज हो गए 35,000, मतलब 10,000 इंक्रीज हुए ना उसमें भी, बराबर ना। वो इन्वेस्टमेंट भी एसेट्स में ही लिखेंगे कि इन्वेस्टमेंट 25,000 के हैं और प्लस उसमें इंक्रीज हुआ 10,000, 10,000 इंक्रीज हुआ तो बाहर आएगा उसमें 35,000, 35,000 आएगा वो, बराबर। और ये इंक्रीज हुआ मतलब ये भी बेनिफिट, ये भी फायदा हुआ, वो फायदा यहाँ पे लिखेंगे रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, फायदा इस साइड लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ये इन्वेस्टमेंट जिसमें 10,000, 10,000 का बेनिफिट हुआ इन्वेस्टमेंट में, ओके। फिर उसके बाद का एडजस्टमेंट है कि प्रोवाइड ऑफ डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड एट 10% ऑन डेब्टर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड एट 10% ऑन डेब्टर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मतलब कहते हैं बेड डेब रिजर्व, बेड डेब रिजर्व हुई ना, डाउटफुल डेब्ट के लिए प्रोविजन करना मतलब अलग रखना, वो बेड डेब रिजर्व कहलाए भाई, वो 10% रखने। देखो ऊपर डेप्टर्स दिए हुए हैं, डेप्टर्स 5500 के हैं, उसमें बेड डेब रिजर्व 500 ही है, लेकिन 500 नहीं, 5500 के 10%, 550 रखनी है हमें, बेड डेब रिजर्व 550 मेंटेन रखनी है, दिया हुआ 10% मेंटेन रखनी है हमें, तो उसके हिसाब से लिखेंगे ना, बराबर ना। तो डेप्टर्स भी कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे ही लिखे हैं एसेट्स में कि ये डेप्टर्स 5500 के हैं, उसमें से माइनस बेड डेब रिजर्व करेंगे 10% मतलब 550, तो अगर 550 रखें तो उसमें आ जाएगा फिर कितना 4,950 रुपीज, कितने बचेंगे 4,950, इतना बचेगा ना फिर, बराबर ना। और ये 550 बेड डेब रिजर्व एक तरह से नुकसान है, तो नुकसान है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे, लेकिन पता है पूरा नहीं लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे रीवैल्यूएशन के डेबिट में, क्योंकि 550 में से 500 तो मेंशन है उसमें, 500 तो पहले से ही रखा हुआ है, सिर्फ 50 रुपीज़ हमने एक्स्ट्रा रखा है, ठीक है। ये बेड डेब रिजर्व का एडजस्टमेंट पहले भी बहुत बार आया है कि जितना भी बेड डेब रिजर्व रखना हो पहले चेक कर लेते हैं एडवांस में कितना रखा हुआ है, 550 मेंटेन रखना है जिसमें से 500 तो ऑलरेडी है मेंटेन, तो बाकी 50 रुपये एक्स्ट्रा अलग करने हैं ना हमें, तो नुकसान तो अभी खाली 50 रुपये का ही हुआ ना, बराबर। ये चीज खास ध्यान रखना, मतलब हम लोग रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाकर लिखेंगे बेड डेब रिजर्व सिर्फ 50 रुपीज का, सिर्फ 50 रुपीज, ये 50 रुपीज ही एक्स्ट्रा हमने मेंटेन किया है, अरे ध्यान, बराबर ध्यान रखना है इसमें। फिर उसके बाद फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन क्लेम इज एक्सेप्टेड 1000, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन क्लेम है, मतलब भाई वर्कर्स को, कोई वर्कर को एक्सीडेंट हुआ तो उसे 1000 रुपीज़ देने हैं कंपनी की तरफ से, है ना, बिजनेस की तरफ से उसे देने हैं, तो उसके लिए पहले ही साइड में करके रखते हैं ना हम लोग पैसे, ऐसे अगर कोई वर्कर को नुकसान हो तो उसके लिए देखो ऊपर रिजर्व पड़ा हुआ है आपकी, देखो लायबिलिटीज में है वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, वो 5000 है, इस 5000 में से 1000 वर्कर को देने हैं, तो इसकी एंट्री हम लोग हमेशा कैसे करते हैं कि जितने देने हैं वो वर्कर को दे देंगे, बाकी जो बचेंगे उसे फिर पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं,
ठीक है ना, जितना बचता है वो पार्टनर्स में बांट देते हैं ना। तो ऐसा ही करेंगे ना, पहले जो वर्कर्स को देना है ना, क्लेम है ना, वो यहाँ लिख देते हैं लायबिलिटी में, उसे लायबिलिटी में लिख देते हैं। उसमें लिख देते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, WCC। वो क्लेम हुआ कितने का, 1000 का क्लेम, और बाकी 4000 बच गया ना, ये एंट्री, ये काउंटिंग माइंड में ही करते हैं कि जो 4000 बच गए उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना हो ना गुडविल के अलावा, सिर्फ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सैक्रिफाइस ढूंढते हैं। इस न्यू गुडविल के अलावा कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये भी जो 4000 बचेगा ये वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन में से, तो वो 4000 बांट देंगे। और कहाँ बांटेंगे, करंट में, कैपिटल में नहीं। अब कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना हो यही करते हैं। यहाँ क्रेडिट साइड पे बांट देंगे वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, वो 4000 बांटेंगे ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो है ना हमारा 4:1, 4:1 के हिसाब से दोनों को बांट दें तो एक को मिलेगा 3200 और एक को मिलेगा 800। 3200 एंड 800 ये दोनों का हो गया वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन, बरोबर, ये क्लियर। उसके बाद दिया हुआ नंबर 6 के डिसऑनर एक्सपेंस ऑफ बिल रिसीवेबल 150 एंड बैंक चार्जेस 300 विच आर पेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब देखो ये 6th वाला एडजस्टमेंट है ना, ये शायद किसी किसी की टेक्स्ट बुक में अलग अलग है, न्यू और ओल्ड टेक्स्ट बुक के हिसाब से शायद अलग होगा। किसी की बुक में ऐसे दिया हुआ है कि डिसऑनर्ड एक्सपेंस ऑफ बिल रिसीवेबल और बैंक चार्जेस, बिल रिसीवेबल के 150 रुपए हैं, बैंक चार्जेस 300 रुपए हैं। तो किसी किसी में दिया हुआ है कि डायरेक्ट बैंक चार्जेस 450 रुपीज। एक ही बात है बेटा, कोई न्यू बुक में दिया हुआ है डायरेक्ट 450 रुपीज, तो एंट्री डायरेक्ट 450 की ही होगी। और इसमें 150 अलग और 300 अलग है, तो उसमें भी एंट्री तो 450 की ही होगी। 150 और 300 अलग अलग, एंट्री 450 की ही हुई, बराबर। तो एक ही है, कोई बुक में अलग कोई बुक में अलग दिया है, तो कंफ्यूज मत होना उसमें। नॉर्मल अगर बात कहें तो 450 रुपीज, 450 रुपए बैंक चार्जेस हुए, बैंक को हमने दे दिए, जो लिखना रह गया है, बराबर। तो एक तो चीज ध्यान दो, दे दिए हैं, देना बाकी नहीं है, दिया हुआ विच आर पेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। कि अगर दे दिए हैं ना तो कैश अकाउंट में एंट्री करते हैं, अगर देना बाकी हो तो उसे यहाँ लिखते हैं लायबिलिटी में। जैसे वर्कर्स को दिए नहीं थे, वो क्लेम है, क्लेम मतलब हाँ भाई देने हैं, अभी क्लेम हुआ है, अभी दे नहीं दिए, ठीक है। तो वर्कर्स को देने बाकी थे इसलिए लायबिलिटी में लिखा। यहाँ बैंक चार्जेस पे कर दिए तो फिर लायबिलिटी में नहीं, उसे कैश अकाउंट में ही लिखेंगे। कैश या बैंक अकाउंट जो कहते हैं उसी में ही, पैसे गए ना हमारे, दे दिए तो क्रेडिट में लिखते हैं। यहाँ क्रेडिट में लिखा जाता है बैंक चार्जेस वो 450, बराबर। किसी में 450 डायरेक्ट है, किसी में 300 और 150 अलग अलग करके दिया हुआ है, एंट्री वही आएगी कि टोटल बैंक चार्जेस 450 में हुए। और ये बैंक चार्जेस नुकसान है हमारा, ये लॉस है, तो उसे रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, डेबिट में लिखते हैं। लॉस है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं रीवैल्यूएशन के डेबिट में बैंक चार्जेस वो हो गए 450 के। समझ आई बात, ये एडजस्टमेंट क्लियर ना, 6 एडजस्टमेंट क्लियर हो गए। अब जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है वो लिखते जाएं। कि जैसे देखो सबसे पहले लायबिलिटी साइड का लिखेंगे, पहले कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है ए और बी का 75 और 25, तो वो जो कैपिटल अकाउंट होता है उसे कैपिटल में ही लिखेंगे ना, कैपिटल अकाउंट को कैपिटल में ही लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ कैपिटल में ही लिखें, उसमें लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ये कैपिटल में ही, बस खाली यही दो एंट्री, एक जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आया और एक जो पुराने पार्टनर की पड़ी हुई है कैपिटल, बस इसके अलावा कैपिटल में और कुछ नहीं लिखते, ठीक है ना। जब दो अकाउंट अलग अलग बनाना हो तो कैपिटल में इतना ही, ये करंट नहीं होता है जब, तो सब चीज़ें कैपिटल में लिखते हैं, नहीं तो फिर खाली कैपिटल में कैपिटल ही लिखा जाएगा। कितना है दोनों का, 75 और 25, तो ए में 75,000 और बी में 25,000, बराबर। फिर करंट अकाउंट भी दिया हुआ है कि करंट अकाउंट भी ए और बी का 8 और 2000 है, तो करंट अकाउंट में लिखेंगे हम लोग, बराबर ना। करंट अकाउंट वहां पे लिखेंगे, यही लायबिलिटी में। अगर लायबिलिटी में दिया हुआ है तो यही क्रेडिट साइड पे लिखते, अगर करंट अकाउंट एसेट्स में होता ना तो यहाँ डेबिट साइड पे लिखते, बराबर। लायबिलिटी में है तो क्रेडिट पे ही लिखेंगे, यहाँ पे ही पहली लाइन में लिखेंगे बैलेंस
ब्रॉड फॉरवर्ड ए में 8,000 है और बी में 2,000, ये दोनों का करंट अकाउंट हो गया। उसके बाद वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन वो लिख दिया था। क्रेडिटर्स हैं 4,000 के, वो क्रेडिटर्स लिख देंगे कहाँ पे, लायबिलिटी में। वो तो सीधे लिखते जाते हैं ना कि भाई ये क्रेडिटर्स 4,000, ये लायबिलिटी में। उसके बाद बिल्स पेएबल 1,000 का, वो भी यहीं पे कि बिल्स पेएबल वो 1,000, वो भी यहीं पे ही आएगा, बराबर। फिर एसेट साइड्स, लैंड बिल्डिंग वो लिख दिया था, फर्नीचर भी लिख दिया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया, स्टॉक भी हो गया, डेप्टर्स भी हो गए हमारे। फिर बिल रिसीवेबल है 2,000, वो लिख देंगे। बिल रिसीवेबल नहीं था, उसे एसेट्स में लिख देंगे कि बिल्स रिसीवेबल 2,000, वो बिल रिसीवेबल हो गए। कैश और बैंक, तो कैश और बैंक, कैश और बैंक में लिखेंगे। जो कैश अकाउंट है उसका बैलेंस है ना, कितना है 3,000, तो 3,000 यहाँ पे लिख देंगे के ऊपर बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 3,000, ये कैश और बैंक में। और आखिरी में दिया हुआ है गुडविल, गुडविल 5,000 की है, तो 5,000 की गुडविल ये ओल्ड गुडविल है, जो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। बैलेंस शीट में अगर गुडविल दी गई हो तो वो ओल्ड गुडविल ना, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, तो वो कहाँ पे, करंट अकाउंट में। बांटना हो तो करंट में ही बांटेंगे, यहीं पे ही बांटेंगे गुडविल। ओल्ड पार्टनर ए और बी को ओल्ड रेशियो 4:1 में, तो 5,000 की गुडविल अगर बांटनी है तो इसको मिल जाएंगे 4,000 और इसको मिल जाएंगे 1,000, बराबर। ये क्लियर हुआ ना। अब ये सब चीज़ें क्लियर हो गई, अब क्या करें, क्लोजिंग करें। एडजस्टमेंट, ये बैलेंस शीट सब क्लियर हो गया, अब क्लोजिंग करते हैं। अब इनकी क्लोजिंग कैसे करेंगे, तो जो रीवैल्यूएशन है, पहले रीवैल्यूएशन क्लोज करेंगे, उसको क्लोज करके लेके आएंगे कहाँ पर, यहाँ पर करंट अकाउंट में, कैपिटल में कुछ भी नहीं, करंट अकाउंट में लेके आएंगे। फिर करंट अकाउंट को क्लोज करके यहाँ पे, कैपिटल को अलग से क्लोज करके उसको भी यहाँ पे, यहाँ कैपिटल लायबिलिटी में करंट को भी क्लोज करके यहाँ पे, कैपिटल को भी क्लोज करके यहाँ पे, और कैश को क्लोज करके यहाँ एसेट्स में, बराबर। ऐसे क्लोजिंग करेंगे। रीवैल्यूएशन को क्लोज करके करंट में लेके आओ, फिर करंट को अलग से क्लोज करके यहाँ, कैपिटल को अलग से क्लोज करके यहाँ लायबिलिटी में, और कैश को अलग से क्लोज करके यहाँ एसेट्स में, बराबर। तो मैं काउंटिंग कर लेता हूँ, क्लोजिंग कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे करना है। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पर क्लोजिंग की है कि पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज किया हमने भाई, इस साइड का टोटल आया 13,500, वही टोटल यहाँ पर भी, और उसमें से ये सब माइनस किए, तो बचा हमारा 10,750। ये 10,750 वो डिविजिबल प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, जो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, मतलब ए और बी को 4:1 में हमने बांट दिया। ये 10,750 दोनों को 8,600 ए को और बी को 2,150 4:1 में हो गया। ये जो डिविजिबल प्रॉफिट आया उसे ट्रांसफर कहाँ करेंगे हम लोग, करंट अकाउंट में, कैपिटल में नहीं, करंट में। तो वहां पर डिविजिबल प्रॉफिट 8,600 और 2,150, बराबर। अब करंट अकाउंट क्लोज करेंगे, एक एक करके क्लोज करें भाई। करंट अकाउंट में ए का टोटल करें तो इस साइड का टोटल आया 24,800, वही टोटल यहाँ पर भी 24,800, और उसमें से ये माइनस, तो बचा 18,300। बी में करें तो बी में इस साइड का टोटल 4,950, यहाँ पर भी वही, और ऊपर ये 1,000 माइनस, तो 3,950, ठीक है। ये जो बैलेंस बचा ना दोनों का, सी में कुछ भी नहीं है, सी में करंट अकाउंट में कोई एंट्री आई नहीं, तो उसमें कुछ करेंगे ही नहीं हम लोग। तो सिर्फ ए और बी में जो बैलेंस बचा, वहाँ बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखेंगे, और इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे कहाँ पर, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में। यहाँ पर भले करंट अकाउंट नीचे आओ, पर कहीं पे भी लिखो, तो करंट अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे ए और बी का। भाई ए में आया 18,300 और बी में आया 3,950, जिसका बाहर टोटल 22,250। करंट अकाउंट क्लोज हो गया, उसे यहाँ ट्रांसफर कर दिया। अब कैपिटल अकाउंट अलग से क्लोज करेंगे। कैपिटल अकाउंट में तो खाली यही एंट्री थी उसके कैपिटल की, तो वो तो सीधी क्लोजिंग होगी कि भाई ए में टोटल किया ये 75,000, वही 75,000, कुछ माइनस भी नहीं है, तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड भी 75,000 ही। बी में वही 25,000 कैरी फॉरवर्ड,
और सी में जो 20,000 आया था वो 20,000 कैरी फॉरवर्ड, और ये कैरी फॉरवर्ड वो हम लोग यहाँ पे करेंगे लायबिलिटी में, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ए बी सी तीनों का 75,000, 25,000 और 20,000, तो बाहर आएगा 1,20,000, बरोबर ना, 1,20,000 ये कैपिटल अकाउंट आ गया हमारा। क्लियर, वो हो गया। अब आखिरी कैश अकाउंट क्लोज करेंगे, ये बाकी रहा। इन दोनों को क्लोज करके वहां लिखा अब कैश अकाउंट। कैश में इस साइड का टोटल है 28,000, वही यहाँ पर भी लिखा, और उसमें से ये माइनस तो बचेगा 25,050 रुपीज। 25,050 ये लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कहाँ, एसेट्स में। एसेट्स में लिखेंगे कैश अकाउंट। आ रहा है ध्यान, बरोबर। अब ये हो गए तो आखिरी में बैलेंस शीट का टोटल, दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। तो इस साइड का टोटल आया हमारा 1,48,250 और इस साइड का टोटल भी 1,48,250, दोनों का टोटल इक्वल आया, मतलब हमारा सम करेक्ट है फिर। ठीक है, ध्यान आया कैसे करना है। इस क्वेश्चन में ये पॉइंट नया था कि भाई करंट अकाउंट हमें बनाना था, उसमें एंट्रीज हमने देखी, ठीक है ना, बाकी सब एंट्रीज तो वैसे ही जैसे हमेशा करते हैं। तो ये सम भी अच्छी तरह से बुक में कर लो, फिर जो इसके आगे के क्वेश्चंस आएंगे, आगे के सम्स आएंगे, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।